हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जरिए लगभग सभी विषयों को समग्रता के साथ कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा आज का पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना दूसरा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के भारत की राष्ट्रीय आय को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा आज का पहले टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जैसे आप लोग जानते हैं कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी विकल्प नंबर हमारा सी बनेगा दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारे सामने है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोस्तों? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से हमें भारत की गिनती होती है दोस्तों विकासशील राष्ट्र के रूप में। आप लोग भी जानते हैं भारत एक विकासशील राष्ट्र है जो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? सकल राष्ट्रीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैटिक जीके के ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जैसे क्वेश्चनों में दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की भरमार होती है जो आपको सिलेक्शन की लिस्ट तक पहुंचाती है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। सारे के सारे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके लिए निश्चित ही बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है दोस्तों? तो वो है हमारा कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र एक है, द्वितीयक दूसरा और तृतीयक तीसरा है दोस्तों। तृतीयक क्षेत्र हमारे देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विकास में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? जीडीपी के अनुसार दोस्तों हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्रम बताना है दोस्तों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 12वां स्थान है। जीडीपी की दृष्टिकोण से विश्व में हमारे देश का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ? हमारे देश की श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ दोस्तों, ये हमें बताना है। तो हमारी श्रम शक्ति का 52% भाग कृषि में लगा हुआ है इस समय। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? भारत में कैसी बेरोजगारी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो हमारे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक। अब दोस्तों जहाँ हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब कैसी बेरोजगारी, इनके एक्सप्लेन के बारे में हम अच्छे से बता रहे हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जरूर दोस्तों, तो इसके जरिए हम केवल आंसर को आपको बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने में प्रकाशित कौन करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, तो दोस्तों एनएसएसओ दोस्तों, आपने एनएसएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग संगठन आपने पढ़ा हुआ होगा दोस्तों। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करते कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? विकल्प नंबर सी एनएसएसओ, ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कैसी पाई जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो यहाँ पे दोस्तों
ग्रामीण अल्प बेरोजगार भी हैं हमारे देश में, चक्रीय बेरोजगारी भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। इस तरह से दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी इन सभी प्रकार की पाई जाती है, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है दोस्तों। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है दोस्तों? तो ये अधिक से बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी इसका मतलब है अधिक श्रम कम उत्पादन। हमारे देश में जहाँ कम ही लोगों के काम करने की जगह में अधिक से अधिक लोग काम करते हैं, इससे दोस्तों हम लोग कहते हैं परछन बेरोजगारी। और परछन बेरोजगारी का यहाँ मतलब दिखाया जा रहा है दोस्तों कि कैसी बेरोजगारी तो दिखाई नहीं देती, आदमी काम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ 2 आदमियों का काम है वहाँ 4 आदमी लगे रहते हैं दोस्तों, लेकिन उत्पादन उतना ही होता है, अधिक नहीं होता। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी यहाँ पे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारे सामने। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है कैसे दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगारी, वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, सारी इस तरह के कृषि में देखने को मिलती है, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है, जो हमने भी बताया दोस्तों, वही का यहाँ पे क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब बताना है या दोस्तों, या अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों कि सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, यानी उत्पादकता कम होती है, अंश आदमी ज़्यादा लगते हैं, इसे अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा हम तेज चलेंगे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में हम लोग कवर कर सकें। समय की अपनी प्रधानता है, सीमाएँ दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी बेरोजगारी अधिकतम पाई जाती है दोस्तों? ये 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका हम आंसर लगाएंगे दोस्तों। मौसमी रोजगारी देखने को मिलती ही है, अदृश्य मिलती भी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऊपर दोनों, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, अदृश्य बेरोजगारी तो भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर है इस टाइम भारत में, यानी आदमी शिक्षित है लेकिन वो बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत में प्रधानता होती जा रही है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों प्लेस का नाम बताना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुने। फैक्चुअल क्वेश्चन की ये प्रधानता होती है दोस्तों कि इसमें आप एलिमिनेशन पद्धति को नहीं अपना सकते, आपको आंसर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो क्या है? संरचना बेरोजगारी का कारण है दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी अधिक श्रमिक और कम उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है, चक्रीय बेरोजगारी का स्वरूप है दोस्तों, यही आपका आंसर है, फैक्चुअल है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम आपको। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों हमारे सामने है, बी नंबर, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी पर दिन व कम प्राप्त करने वाले लोगों की गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बेरोजगारी के अंतर्गत दिया जाता है, और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी नगरीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, तो योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी विकल्प नंबर ये आपका यहाँ पे आंसर बनना है दोस्तों, विकल्प नंबर ये आपका आंसर है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन योजना आयोग सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है दोस्तों? DT लाकड़ावाला, DT लकड़वाला भी लिखा रहता है दोस्तों, लाकड़ावाला,
बात ये की है, हमारा विकल्प सी है, आंसर सी है हमारा, DT लकड़वाला समिति के आधार पर। अंत्योदय से क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, यानी विकल्प नंबर डी अंत्योदय योजना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कुटीर उद्योग योजना से है, कुटीर उद्योग योजना संबंधित है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, तो कुटीर उद्योग योजना जो संबंधित है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी आंसर बनना है। हम सी नंबर को गोला करेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचेंगे दोस्तों। इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि समय की इतनी सीमाएँ हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है दोस्तों, तो 36 नंबर भारत में ही पाया जाता है। कितना, 36 नंबर भारत में ही पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना की गई है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कितने की गई थी दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 11% की गई थी। कितना, 11%, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर है 24 का। अब हम चलेंगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे, निर्धनता। 25 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य आपको 25 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं दोस्तों। तो इसमें है आपका बिहार व झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश है, बिहार व उड़ीसा है दोस्तों। तो हमारा बिहार और उड़ीसा होगा, यानी विकल्प बी हमारा आंसर होगा दोस्तों 25 नंबर का। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के में निर्धनता अनुपात में कितने प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, कमी लाने का रखा गया है दोस्तों, तो 18%। कितना, 18% रखा गया था, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, RMP MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार, MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है, वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 21.8% है, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। अब हम चल लोग दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, सीधा सा क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो IBRD जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है, IBRD। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब उल हक की देन है दोस्तों। आप लोग जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन जीके का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें। हम लोग चलते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, मानव विकास सूचकांक में कौन सम्मिलित होता है, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में कौन सम्मिलित होता है, तो दोस्तों जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा, जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म दर के समय पर जीवन प्रत्याशा और क्या क्या चीज़ें दोस्तों 31 में, तो दोस्तों US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये आपका डी नंबर आंसर होगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था दोस्तों, MP था। हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश, महबूब उल हक इसके जनक हैं, अभी हम लोगों ने देखा भी दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, कब जारी किया गया था दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 2002 में जारी किया गया था, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। हम लोग चलेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पर, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की किस श्रेणी में रखा गया, भारत को किस श्रेणी में रखा गया UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर बनेगा दोस्तों। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है, 35 नंबर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है दोस्तों, तो शिक्षा तो है ही, स्वास्थ्य भी है,
समायोजित आय नहीं है दोस्तों, इसी का हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। और निर्धनता रेखा के से नीचे के लोग ये भी सम्मिलित है दोस्तों, नहीं बताना था। समायोजित आय यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर बना। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो बंद अर्थव्यवस्था का नंबर आंसर दोस्तों आयात निर्यात बंद को ही बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर है दोस्तों। इर्द गिर्द थोड़ा हम एक्सप्लेन करते रहेंगे दोस्तों, आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। आप एक बार रिविजन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कहाँ पे, किस क्षेत्र में दोस्तों? किसी क्षेत्र में। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी किसी क्षेत्र, यानी विकल्प नंबर ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक गरीबी की रेखा के नीचे है? यहाँ पे बताने दोस्तों, भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30% से कम। 30% से कम आधिकारिक गरीबी के प्रतिशत आधिकारिक गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आधिकारिक गरीबी के नीचे पूछा गया है, 30% से कम। 38 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीब सबसे ज़्यादा किस राज्य में भारत के? 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उड़ीसा में, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है ये। 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस तरह दोस्तों? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किस पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर बनना है यहाँ पे दोस्तों। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी उपभोग कितना है उसका व्यय कितना है उस आधार पर किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यानी आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है यहाँ पे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम होगा नहीं, करारोपण होगा नहीं, और भूमि सुधार होगा नहीं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से असमानता घटाने का उपाय ये नहीं है। यह सत्य होगा 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत को परिभाषित किया जाए। किस तरह से परिभाषित किया जाए दोस्तों? तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर। ये एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत को विभाजित किया जा सकता है। इसकी अर्थव्यवस्था को दोस्तों श्रम अधिक है यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आधार पर। जितना अर्थव्यवस्था है उतना उससे ज़्यादा श्रमिक यहाँ लगे हुए हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 43 नंबर का पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था इस समय हो चुकी है, यही आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों। 88वीं 52वीं BPSC प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों, हरित सूचकांक 44 नंबर क्वेश्चन। हरित सूचकांक इसको हाईलाइट कीजिएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया ये आपको बताने दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो हरित सूचकांक किसके द्वारा प्रतिपादित विकसित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर, विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं? मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं, फिर वो क्वेश्चन आपको बताने दोस्तों। यहाँ पे आपको नहीं बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीवन प्रत्याशा आपकी शामिल हो रही है, आप जानते ही हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल हो रही है, प्रौढ़ साक्षरता भी शामिल हो रही है दोस्तों। यहाँ पे सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत कौन है दोस्तों? आप लोग जानते ही हैं,
डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उदारीकरण के जनक हैं, उदारीकरण इन्हीं की है। देन 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की 1999 से 2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में पाया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में पाया गया। इस पर अपडेट रहने की ज़रूरत है दोस्तों, ये काफ़ी स्टेटिक है ये वाला क्वेश्चन। 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आज के दो सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आपको 49 में बताना है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर 2 बार आ गया दोस्तों, हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जा रहा है। दो तरह से बनाए जा रहे हैं, एक सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व ऐसा भी कहा जा सकता है, या प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सह-अस्तित्व। बात ये की है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड खत्म हो चुका है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियोज़ में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के में भारतीय राष्ट्रीय आय को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए क्रमागत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस तरह से आप बांटेंगे, तो उसमें उद्यमों पर उस कंपनी फैक्ट्री पर किसका शासन है, या सार्वजनिक या निजी, इसी आधार पर दोस्तों क्षेत्रों को नापा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर विकल्प सी होगा दोस्तों, उद्यमों को सह-अस्तित्व। यह था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि क्रमवार वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों पसंद आने पर चैनल शिवकृपा क्लासेस को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ भारत की राष्ट्रीय आय। अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों नमस्कार।